पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। तो आज क्या डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या करता है, ठीक है। साथ में इसके स्टेट्स क्या क्या होते हैं, लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोसेस या एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोसेस, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सिंपल प्रोसेस स्टेट मॉडल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप जो प्रोसेस स्टेट है उसको कैसे समझाओगे, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जब भी हम किसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग से कोई भी प्रोसेस है जो स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग से लेकर कैसे स्टार्ट हुआ और एंड तक जाने में, जब एंड का मतलब जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट हो गया, जब प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो गया, बट ऑब्वियस है प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। एग्जीक्यूट होगा तो बट ऑब्वियस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर आप देखो स्टार्ट से लेकर आपके एंड तक में, या कहना चाहिए प्रोसेस के एग्जीक्यूट या टर्मिनेट होने तक में कौन कौन सी प्रोसीजर होती हैं, उन्हीं को हम प्रोसेस की लाइफ साइकिल बोलते हैं, या स्टेट मॉडल बोलते हैं, ठीक है, या प्रोसेस के स्टेट्स बोलते हैं। फिर से समझिए, जब भी हम किसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट से लेकर जब तक वो प्रोसेस फिनिश नहीं हो जाता, जब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, जब तक वो प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाता है, तब तक बीच में इंटरमीडिएट क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं, वही कहलाती है प्रोसेस के स्टेट्स, या उसी को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो इसको समझने से पहले कि प्रोसेस स्टेट और लाइफ साइकिल में कौन कौन से पोर्शन है, मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको पहले पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर करूंगा, और फिर जाके हम इसमें बैक चलेंगे, और साथ में हम इस प्रोसेस को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके भी देखेंगे। तो आज का जो ये टॉपिक है बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे सारी जगह शेड्यूलिंग, ठीक है, और कहना चाहिए मेंटेनेंस, सब में यूज आएगा। टर्मिनोलॉजी जो है आगे ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे बहुत ही यूज आने वाला है। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक टर्मिनोलॉजी को बड़े ही आराम से समझना, मैं एक एक टर्मिनोलॉजी को क्लियर करने के बाद इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये है क्या, प्रोसेस लाइफ साइकिल या प्रोसेस के स्टेट्स। और क्या बता रहा है, ये सिंपल बता रहा है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसको कौन कौन से स्टेट से होकर जाना पड़ता है, क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं, एक कंप्लीट चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कौन कौन से स्टेट प्राइमरी स्टेट होते हैं। समझना मेरी बात को, कौन कौन से स्टेट प्राइमरी स्टेट होते हैं। तो किसी भी प्रोसेस में जो प्राइमरी स्टेट है वो आपका है न्यू, ठीक है, फिर हो गया आपका रेडी, ठीक है, फिर आपका हो गया रनिंग, और फिर फाइनली टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये जनरली चार जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको प्रोसेस में चाहिए ही चाहिए अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो रहा है। और कभी कभी हम ऐसा भी बोल सकते हैं वेट और ब्लॉक। तो ये आपके प्राइमरी स्टेट हो गए। कौन कौन से प्राइमरी स्टेट हो गए, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट और वेट और ब्लॉक, ठीक है। तो ये चार हमारे स्टेट जो है वो प्राइमरी स्टेट होते हैं। तो प्राइमरी स्टेट का मतलब ये हो गया कि प्रोसेस को कभी ना कभी इनसे गुजरना पड़ता है। इन जनरल चार होते हैं, न्यू, रेडी, रनिंग और टर्मिनेट, ठीक है। आप इसमें वेट और ब्लॉक भी लगा देते हो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमें कहना चाहिए केवल सीपीयू की जरूरत नहीं होती है, हमें इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है। तो आप पांच बोल सकते हो, अदरवाइज देखा जाए तो चार स्टेट तो कंपलसरी है, न्यू, रेडी, रनिंग स्टेट, टर्मिनेट स्टेट। एक एक स्टेप को अब हम आराम से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, सबसे पहले बेटा होता क्या है, अगर हम न्यू की बात करें, समझो मेरी बात को, तो सबसे पहले जब हम किसी प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, समझते चलना बेटा, जब भी हम किसी प्रोसेस को क्रिएट करते हैं तो कहलाता है न्यू स्टेट, ठीक है। जब भी हमने प्रोसेस को क्रिएट किया, जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले बेटा इसका, तो सपोज करो मैंने एक सी में प्रोग्राम बनाया। देखो मैंने एक सी में प्रोग्राम बनाया, नोटपैड में मैंने एक प्रोग्राम बनाया, इसको मैंने सेव किया डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव के अंदर मेरा एक फोल्डर है प्रोग्राम्स नाम का, ठीक है। मान लो एक फोल्डर है प्रोग्राम्स नाम का, उसके अंदर मैंने इसका नाम रख दिया A1। तो बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्राम है, तो जो इसका एक्सटेंशन होगा डॉट सी होगा। तो मैंने एक प्रोग्राम को सेव किया डी में। डी में प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में अगर आप देखो तो मैंने यहां बनाया है प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर जाके मैंने A1.C नाम से सेव कर दिया, ठीक है। तो अब बेटा मैंने क्या किया, देखा जाए तो मैंने आपको प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस बताया। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जब प्रोग्राम
आपका एक्टिव स्टेट में आ जाता है, जब मतलब उसको मेमोरी मिलती है, रैम मिलती है, तो बट ऑब्वियसली वो प्रोसेस हो जाता है। तो मैं कभी कभी इंटरचेंजेबली आपको प्रोग्राम और प्रोसेस बोलूंगा, कंफ्यूज मत होना, क्लैरिटी आपको है कि प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, और वो प्रोग्राम प्रोसेस कब बन जाता है, जब वो एक्टिव स्टेट में पहुंच जाता है। तो बेटा बात ये हुई कि न्यू की बात हम कर रहे थे, जब भी हम किसी प्रोसेस को या जब भी हम किसी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, पहली बार वो एग्जिस्टेंस में आता है, तो वो कहलाता है आपका प्रोसेस, ए सॉरी, तो वो कहलाता है न्यू स्टेट। मतलब वो किस स्टेट में है, जो आपका प्रोग्राम है या जो प्रोसेस है, अगर पहली बार ही क्रिएट हुआ है बच्चे, तो किस स्टेट में है, न्यू स्टेट में है। ठीक है। तो अब जो होता है, अगर आप देखो, तो आपने इसको सेव कहां किया, हार्ड डिस्क में किया। ठीक है। इसका मतलब जो न्यू स्टेट है वो किससे बिलोंग करता है, सेकेंडरी स्टोरेज से बिलोंग करता है। ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज से बिलोंग करता है, ये मुझे समझ में आ गई बात, या हार्ड डिस्क से बिलोंग करता है, या पेन ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क, किसी से भी बिलोंग कर सकता है। अब बट ऑब्वियस बेटा समझने की कोशिश करना, जो हार्ड डिस्क होता है वो आपका बड़ा ही लार्जर साइज के आजकल अवेलेबल है। जैसे हम बात करें, आपके लैपटॉप में आपने देखा होगा, आपका हार्ड डिस्क होगा 1 टेराबाइट का, 2 टेराबाइट का, तो बहुत लार्ज कैपेसिटी है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर स्टेट में हम जितने भी, मतलब हम जितने भी नए प्रोग्राम या प्रोसेस बनाएंगे, सब हार्ड डिस्क में सेव हो सकते हैं, एज मेनी एज यू वांट, बिकॉज आपके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी, आपके सेकेंडरी डिवाइस की कैपेसिटी आज के करंट स्टेटस में, या कहना चाहिए आज के करंट डेट में बहुत होती है। तो इस न्यू स्टेट में जितने भी प्रोसेस सबसे पहले बनाए जाएंगे वो आएंगे, और जितने चाहो प्रोसेस उतने बना लो, क्योंकि आपके हार्ड डिस्क की, आपकी सेकेंडरी मेमोरी का साइज जो होता है वो 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट आजकल नॉर्मल है, जहां आप बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और स्टोर कर सकते हो, क्योंकि यहां साइज की कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हमको समझ में आ गई। इसका मतलब जो न्यू स्टेट होता है वो बिलोंग किससे करता है, सेकेंडरी स्टोरेज से या हार्ड डिस्क से। न्यू जो होगा वो रैम से बिलोंग नहीं करेगा, सेकेंडरी स्टोरेज से बिलोंग करेगा। ठीक है। या और दूसरे एग्जांपल लें, आपने अगर कोई वर्ड ओपन किया, विंडोज मीडिया प्लेयर ओपन किया, गूगल का वेब सर्च आपने ओपन किया, सर्चिंग करना चाहते हो, ठीक है, ये सारे के सारे न्यू स्टेट ही है, सारे न्यू स्टेट ही है। आपके हार्ड डिस्क में तो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, आपने जो किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है वो आपके हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। ठीक है। जब आप लैपटॉप स्टार्ट करते हो या कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, तो बैकग्राउंड में आपके प्रोसेस, ढेर सारे रनिंग प्रोसेस होते हैं, ढेर सारे। आप टास्क बार से देख सकते हो, वहां देखना कि आपने कुछ भी चालू नहीं किया है तो भी बैकग्राउंड में बहुत सारे आपके सिस्टम कॉल होते हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, वो रन होते रहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं अलग अलग वे में, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोई मैनिपुलेशन के लिए है, कोई क्रिएशन के लिए। ठीक है। तो बस हमको ये समझ में आ गई बात। अगर न्यू की बात करें तो पहली चीज, जब भी हम किसी प्रोसेस को क्रिएट करेंगे वो पहली बार न्यू स्टेट में आएगा। न्यू स्टेट का मतलब वो कहाँ स्टोर होगा, हार्ड डिस्क में होगा या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? और हम कितने भी प्रोसेस स्टेट में क्रिएट कर सकते हैं, साइज की क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहां तक बात क्लियर है या नहीं? एक एक करके स्टेप क्लियर करते चलेंगे बेटा, बोलो क्लियर है या नहीं है? यस सर। आते गुड। ठीक है। तो न्यू तो मुझे पूरी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। और मुझे ये भी समझ में आएगी, देखो हर चीज को कोरिलेट करते चलना बेटा। ठीक है, हर चीज को कोरिलेट करते चलना। ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, आप देखो मैंने न्यू में बोला कि न्यू अगर स्टेट है तो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, हार्ड डिस्क का पार्ट है। तो एज मेनी प्रोसेस आप क्रिएट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, बहुत साइज है हमारे पास, दिक्कत नहीं है, साइज की दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे बेटा चलते हैं, यहां तक बात अगर समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर कर दूं बेटा। ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी होती है शेड्यूलर्स। अब शेड्यूलर क्या होता है हम देखेंगे। ठीक है। लेकिन होता क्या है पहले हम थोड़ा सा देख लें, तो उसके टाइप को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो शेड्यूलर्स क्या होते हैं, स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम के सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जो कि प्रोसेस शेड्यूलिंग को हैंडल करता है, मतलब कौन से प्रोसेस को अब एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है, आगे वाले स्टेट में भेजना है कि नहीं। जैसे कि मान लो अब न्यू स्टेट से आगे रनिंग रेडी में जाएगा ना, तो कौन सा प्रोसेस रेडी में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, ये कौन हैंडल करेगा, शेड्यूलर हैंडल करेगा। इसका मतलब शेड्यूलर्स आर द स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं जो क्या हैंडल करते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग को हैंडल करते हैं। ठीक है। मेन टास्क क्या है, मेन टास्क ये है कि प्रोसेस या जॉब को
सेलेक्ट करना और दूसरे स्टेट पे पहुंचाना, दूसरे स्टेट से उससे पहले वाले स्टेट पे पहुंचाना, या उस स्टेट से आगे वाले स्टेट पे पहुंचाना, इनका मेन काम यही है। ठीक है, जॉब्स को हैंडल करना, शेड्यूल करना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना। इसके लिए ये 3 टाइप के होते हैं। इन सारे अलग अलग टास्क के लिए ये 3 टाइप के होते हैं। समझना मेरी बात को। एक होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दैट इज LST। LST, इसको हम जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, दैट इज STS। ठीक है, इसको हम CPU शेड्यूलर भी बोलते हैं। ये होता है आपका CPU शेड्यूलर। एक होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर और स्वैपिंग शेड्यूलर, इसको हम स्वैपिंग शेड्यूलर भी कहते हैं। तो ये आपका स्वैपिंग शेड्यूलर हो गया। ठीक है, तो 3 टाइप के शेड्यूलर्स हैं आपके पास। और शेड्यूलर का काम क्या है? सिंपल जॉब को पिक करना और दूसरे स्टेट में पहुंचाना, आगे के नेक्स्ट स्टेट में पहुंचाना। अब किसको पिक करना है, किसको नहीं पिक करना है, देखो ये शेड्यूलर पे डिपेंड करेगा। और ये डिपेंड क्या करेगा? सर्कमस्टांसेस पे, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। अब ये 3 टाइप के होते हैं जॉब को पिक करना और आगे स्टेट्स में पहुंचाने के लिए। एक है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसको हम जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं बच्चे। एक दूसरा है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको हम CPU शेड्यूलर भी बोलते हैं। एक मीडियम टर्म शेड्यूलर या स्वैपिंग शेड्यूलर है। इन नाम से ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, जस्ट हम आगे बात करेंगे। तो ये समझ में आई बात या नहीं आई? जितना मैंने समझाया उतना आया या नहीं आया? डिटेल अभी हम बात करेंगे इसी। आया या नहीं आया बताइए बच्चे? यस सर। गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक स्टेट की तो बात कर ली बच्चे की, न्यू हमको पता चल गया। ठीक है, अब हम रेडी की बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा होगा क्या न्यू से? अब क्या हुआ, न्यू में तो ढेर सारे प्रोसेस आ गए, ढेर सारे। क्योंकि मैंने बोला न्यू में साइज की दिक्कत नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, हार्ड डिस्क का पार्ट है, तो आपके पास साइज की कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। तो अगर साइज की कोई दिक्कत नहीं है तो यहां तो ढेर सारे प्रोसेस आ गए। लेकिन अब कुछ प्रोसेस को मुझे रेडी में पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, ये रेडी जो होगा, ये रेडी को हम कभी कभी बोलते हैं रेडी क्यू। समझते चलना बट्टे, रेडी क्यू ये पार्ट होता है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है बेटा, ये आपके पास अगर आपके लैपटॉप या कहना चाहिए सिस्टम की बात करें, तो ये मैक्सिमम क्या होगा? 2 GB का, 4 GB का हो सकता है। ठीक है, 8 GB का होगा, या चलो बहुत होगा तो 16 GB का होगा। ठीक है, 16 GB का होगा। ठीक है, बहुत हाई एंड उसकी बात करेंगे तो 32 GB हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB का, 1 TB का नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से हम सारे के सारे प्रोसेस को यहां नहीं ला सकते। हम उतनी ही प्रोसेस को पिक करके ला पाएंगे जितना इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, जितना इसकी कैपेसिटी है, क्योंकि आपको पता है कि ये प्राइमरी रेडी स्टेट प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। मतलब प्राइमरी मतलब रैम का पार्ट है। इसको हम रेडी क्यू भी बोलते हैं, एक्चुअली में क्यू है। ठीक है, अब न्यू से मुझे कुछ प्रोसेस को आगे लाना है, लेकिन उतना ही ला सकता हूं जितना कि क्या कहते हैं रेडी स्टेट उसको एकोमोडेट कर पाए। ठीक है, तो बेटा यहां पास आएगा, यहां पास जो कहना चाहिए कुछ प्रोसेस को उठा के रेडी में लाना, ये जो काम कर रहा है वो LTS कर रहा है। मतलब मैंने बोला कि न्यू से अब रेडी में आना है, लेकिन रेडी में हमें उतने ही प्रोसेस लाने हैं जितना वो एकोमोडेट कर पाए। ये कौन डिसाइड करेगा? तो LTS डिसाइड करेगा। LTS क्या होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। LTS होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मींस इट इज आल्सो कॉल्ड अ जॉब शेड्यूलर, क्योंकि ये क्या करता है? जॉब को न्यू स्टेट से पिक करता है और रेडी स्टेट में लाता है। तो अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिटरमाइंस विच प्रोग्राम्स आर एडमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये डिसाइड करता है कि कौन कौन से प्रोसेस रेडी में आएंगे, क्योंकि सारे तो आ नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, बहुत सारे प्रोग्राम और प्रोसेस को हमको रेडी क्यू में लाना है। एक नहीं आएगा, यहाँ क्यू है, क्योंकि ये रेडी क्यू है, तो यहाँ एक से ज्यादा प्रोसेस आएंगे, लेकिन कौन कौन से आएंगे और कितने आ पाएंगे कौन डिसाइड करेगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, तो जिससे कि क्या होगा, एक से ज्यादा अगर हम प्रोग्राम को ला पाएंगे या एक से ज्यादा प्रोसेस को हम इस क्यू में ला पाएंगे, तो हम मल्टी प्रोग्रामिंग को अचीव करने में, मैं कहना चाहिए मल्टी प्रोग्रामिंग अचीव कर सकते हैं। और ये रैम का पार्ट है, ध्यान रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी का पार्ट है, तो इसलिए लिमिटेड आएंगे, और जितने आएंगे वो डिपेंड करेगा कि कौन कौन से आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो हमारे पास P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है और PN प्रोसेस है, ये हार्ड डिस्क में पड़े हैं। इनमें से कितनों को सेलेक्ट करके आगे भेजना है, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करेगा। और रेडी जो हो जाएगा वो सिंपल सी बात है, ready to get RAM. Ready state is means ready to get
रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रेडी टू गेट रैम मतलब अब उसको मेमोरी मिल जाए, उसके लिए वो रेडी हो रहा है, एक क्यू में पहुंच गया जहां से उसको मेमोरी मिल जा रही है, और दैट इज द पार्ट ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एलटीएस क्लियर हुआ, रेडी स्टेट क्लियर हुआ, न्यू से रेडी तक पूरा क्लियर हुआ? कोई डाउट है पूछ लीजिए, बोलिए बच्चे। यहां तक क्लियर है या नहीं है? बोलो, बोलना है बेटा। Yes. गुड, आगे बढ़ते हैं। अब मैं रेडी पे पहुंच चुका हूं, ठीक है, अब बात हमारी रेडी तक हो चुकी है, आगे बात करते हैं। अब मुझे रन पे जाना है, सीधी बात। अब रेडी पे पहुंच गया मैं, तो अब मुझे क्या करना है, रन पे जाना है। ठीक है, चलते हैं, रेडी से रन पे चलते हैं। अब देखो, अब यहां पास क्या हुआ, यहां पास P1 से लेकर P2 Pn तक हमारे पास कहना चाहिए प्रोसेस है। यहां मान लो कुछ प्रोसेस आ गए, P1 से लेकर P2 से लेकर Pm तक, और P जो M होगा वो पक्का है कि लेस देन N होगा, बट ऑब्वियस है क्योंकि इसका साइज तो बड़ा है, और ये तो आपका लिमिटेड है, रैम का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम रनिंग स्टेट में आएंगे। ये रनिंग स्टेट भी कहलाता है, रन स्टेट भी कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको रनिंग स्टेट भी बोल दो या सिंपल रन स्टेट बोल दो, ये भी आपका रैम का ही एक ब्लॉक है। ठीक है, रैम का ही एक पार्ट है, ये अलग क्यूब बना हुआ है रैम में, ये अलग, सिंपल सी बात है, आपका कहना चाहिए एक ब्लॉक बना हुआ है रैम में जो रनिंग के लिए होगा। ठीक है, तो देखा जाए ना, सिंपल है ना, आपको ऐसा नहीं है ये प्रोसेस कैसे होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें होंगी, इन जनरल हम आइडिया ले रहे हैं। ऐसा मतलब ये ब्लॉक ब्लॉक टुकड़ों में बंटता नहीं जाएगा, ये प्रोसेस के स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये रैम, ये भी आपका जो रनिंग स्टेट है वो सिंपल सी बात है रैम का पार्ट है। और यहां इस स्टेट पे सीपीयू का एलोकेशन होता है। यहां रेडी टू रन था, ये आपका रेडी टू रन है, यहां अब रनिंग स्टेट है जहां उसको सीपीयू मिलेगा। अगर सीपीयू मिलेगा तो बट ऑब्वियस वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एग्जीक्यूट हुआ मतलब देखो, सबसे पहले तो क्या हुआ, रेडी रेडी से क्या होगा, रेडी से अब वो सीपीयू के एलोकेशन में जा रहा है। समझो, जो प्रोसेस है वो सीपीयू के एलोकेशन में जा रहे हैं। अब कितने प्रोसेस जाएंगे, क्या होगा, ये भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सीपीयू के एलोकेशन के लिए जा रहे हैं, या बोल सकते हो शेड्यूलिंग के लिए जा रहे हैं, सिंपल शेड्यूल के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और यहां से आप प्रोसेस को क्या कर देते हो, डिस्पैच कर देते हो। प्रोसेस को क्या करते हो, डिस्पैच करते हो। इसलिए देखो, यहाँ शेड्यूल हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है, तो यहां से आपका प्रोसेस डिस्पैच हुआ कहां, रनिंग में। तो अब समझते हैं, पूरे प्रोसेस चले जाएंगे, कुछ प्रोसेस जाएंगे, क्या होगा इस बात को हम समझते हैं, क्योंकि यहां तो आपके पास Pn में से Pm तक प्रोसेस है, एक क्यू बनी हुई है, तो क्या पूरे प्रोसेस एक साथ सीपीयू मिल जाएंगे? आपको क्या लगता है, पूरे प्रोसेस को एक साथ सीपीयू मिल जाएगा, या कुछ को मिलेगा, या केवल एक को मिलेगा? क्या बोलते हो आप लोग, बोलो बेटे, आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। पूरे प्रोसेस को सीपीयू मिल जाएगा या किसी एक को मिलेगा? क्योंकि देखो, आपका जो रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट में आपने प्रोसेस की क्यों रखी हुई है, तो पूरे के पूरे को हम यहां डिस्पैच कर देंगे, शेड्यूल कर देंगे, या एक को करेंगे या कुछ को करेंगे? क्या बोलना चाहिए आपको, बताएं, बोलो बेटा कोई भी, क्या लगता है आपको? मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बेटा, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? पीपीटी विजिबल है? बोलो बेटा, फिर से वापस वो करूं मैं, रिज्यूम करूं? विजिबल है सर। आ रही है ना आवाज, आवाज तो आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। हाँ, तो मेरा ये कहना था कि अब आप जब यहां पास प्रोसेस हैं ढेर सारे, तो सारे के सारे प्रोसेस डिस्पैच हो जाएंगे, या कुछ प्रोसेस डिस्पैच होंगे, या केवल एक प्रोसेस डिस्पैच होगा, मतलब रनिंग के लिए सबको सीपीयू मिल जाएगा, या एक को मिलेगा, या कुछ को मिलेगा, इसकी बात हम कर रहे थे। तो देखो, इसमें से कुछ प्रोसेस को हमको क्या करना है, रनिंग स्टेट में भेजना है। ठीक है, या उसको डिस्पैच करना है, या शेड्यूल करना है, या एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ये भी एक रैम का पार्ट है। जो रनिंग स्टेट है आपका, जो आपका रनिंग स्टेट है, वो भी आपका रैम का पार्ट है, लेकिन यहां सीपीयू एलोकेशन होता है। ये रैम का पार्ट था, यहाँ क्यू था। ठीक है, जिससे आगे जाने पे सीपीयू एलोकेट होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मिलेगा आपको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहां यह पूरी तरह से सीपीयू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सीपीयू पे डिपेंड करेगा कितने प्रोसेस आ सकते हैं, क्यों, समझो। इन जनरल एक सीपीयू होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएगा।
इन जनरल एक सीपीयू होता है तो एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाएगा, ठीक है। अगर यूनी प्रोसेसर है, मतलब एक सीपीयू का मतलब सिंपल सी बात हो गई, यूनी प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं, यूनी प्रोसेसर की, ठीक है। ये यूनी प्रोसेसर की बात होगी। लेकिन अगर मल्टी प्रोसेसिंग है या पांच प्रोसेसर है, पांच प्रोसेसर है, तो सीधी सी बात है पांच प्रोसेस एक साथ आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेस है तो मल्टीपल प्रोसेस के केस में आप मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें बेटा, तो इन जनरल हमारे पास, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सीपीयू है, तो एक बार में एक ही प्रोसेस आएगा और पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बस ध्यान रखना कि प्रोसेस अभी भी रैम में है, बस उसको सीपीयू मिल गया, ठीक है। अब क्या करेगा ये सीपीयू, जो प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस होंगे, समझना मेरी बात को, ये जो सीपीयू क्या करेगा, जो प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूट करना है, मैं मान लिया कि एक सीपीयू है, अगर मल्टी प्रोसेसर होता तो मल्टीपल प्रोसेस को हम एक साथ एग्जीक्यूट कर लेते, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं एक सीपीयू है तो एक बार में एक ही एग्जीक्यूट होगा। तो एक प्रोसेस आया, उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे, जितने भी, वो एक एक करके एग्जीक्यूट होते गए और पूरा का पूरा प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होगा तो क्या होगा, उसको जितने भी रिसोर्सेज दी गई थी, उसको मेमोरी दी गई थी, वो सारी की सारी डीएलोकेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका एक बार में एक प्रोसेस आया रनिंग स्टेट में, मतलब सीपीयू मिला, सीपीयू ने क्या किया, उनमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे उसको एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोसेस कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद वो कहां चला जाएगा, टर्मिनेट स्टेट पे चला जाएगा। यहां टर्मिनेट स्टेट पे चला जाएगा। टर्मिनेट स्टेट का मतलब ये हुआ कि उसको जितने भी रिसोर्सेस मिले थे, जितनी भी मेमोरी मिली थी, वो डीएलोकेट हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? बोलना है बेटा। यस। गुड। यस सर। गुड। तो ये तो प्रोसेस था सिंपली, जिसमें हमारा पूरा का पूरा काम एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। मतलब सीपीयू मिला और एग्जीक्यूशन हो गया, काम खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, और टर्मिनेट होने के बाद उसको जो भी रिसोर्सेस या मेमोरी मिली हुई थी वो डीएलोकेट हो जाएगी। आगे अब बात करते हैं। अब समझना, अब क्या हुआ। एक तो पहली कंडीशन मैंने डिस्कस कर दी, अब सेकेंड कंडीशन पे आता हूं मैं। अब मैं सेकेंड कंडीशन पे आता हूं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन मेरी क्या कहती है, कि सेकेंड कंडीशन में क्या है, कि जैसे कि देखो, ये हमारा सीपीयू है, ये भी आपका रैम का पार्ट है, ये भी रैम का पार्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब दूसरा कोई प्रोसेस आया, इसके अंदर P2 प्रोसेस आया, P1 तो एग्जीक्यूट हो गया, अब P2 प्रोसेस आया, इसको एग्जीक्यूट करना था, तो सीपीयू ने लेके रखा हुआ था और इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। बीच में क्या हुआ, एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया। बीच में क्या आया, एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, समझना, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, ठीक है। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस मतलब ऐसे प्रोसेस जिनको हमको एग्जीक्यूट करना ही करना है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, अब बीच में कोई वीआईपी आ जाए, कोई नेता आ जाए, तो उनको दर्शन करने के लिए पहले मौका मिल जाता है, भले मैं लाइन में पहले हूं। तो वैसा ही हमारे पास क्या होते हैं, हाई कहना चाहिए, हाई प्रायोरिटी कहना चाहिए प्रोसेस होते हैं, और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस में उनको सीधी सी बात है, सबसे पहले सीपीयू मिल जाता है, ठीक है। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कौन से बोलोगे, अगर सिंपल प्रोग्रामिंग टर्म में बोले तो सिस्टम के प्रोसेस हैं, कर्नल के प्रोसेस हैं, ये सारे के सारे हाई प्रायोरिटी होते हैं, जिनको एग्जीक्यूट करना ही करना है, ठीक है। तो यहां से जो P2 एग्जीक्यूट हो रहा था, उस बीच में एक कहना चाहिए कर्नल का प्रोसेस आया केपी, वो बोला मेरी प्रायोरिटी आई है, मेरे को एग्जीक्यूट करो। तो क्या करेगा, यहां से यहां से हम करेंगे क्या, पी टू को हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, समझना, रनिंग स्टेट में पी टू था, पी टू को हम क्या करेंगे, बोलेंगे पी टू भाई तू चले जा रेडी स्टेट में, तो पी टू आ जाएगा रेडी स्टेट में। पी टू को क्या करेंगे हम, जितने इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट कर लिए होंगे, कर लिया होगा, और बाद में और जैसे ही हाई प्रायोरिटी आ गया केपी, तो हम बोलेंगे केपी, अब केपी को मुझे एग्जीक्यूट करना है, अब मैं केपी को ही एग्जीक्यूट कर पाऊंगा क्योंकि वो हाई प्रायोरिटी है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, रेडी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर प्रायोरिटी ज्यादा वाली आ गई, तो पिछले वाला प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा था उसको हम रोक के रेडी स्टेट में भेज दे रहे हैं, समझना मेरी बात को, रेडी स्टेट में भेज दिया। या या
टाइम क्वांटम वाली बात है। टाइम क्वांटम मतलब याद करो, मल्टीटास्किंग हम जो पढ़ रहे थे, तो मल्टीटास्किंग में क्या होता था कि एक टाइम क्वांटम की बात थी कि हर प्रोसेस को 2 सेकंड का टाइम है, सपोज दैट। तो अगर P2 प्रोसेस था यहां, और P2 प्रोसेस को 2 सेकंड में पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो कोई बात नहीं, हो गया तो टर्मिनेट कर दो। 2 सेकंड में अगर नहीं हुआ तो मैं P2 को क्या करूंगा, बोलूंगा भाई जितना एग्जीक्यूट हुआ ठीक है, लेकिन मैं तो टाइम क्वांटम पे काम करता हूं, मैं P2 को भेज दूंगा रेडी पे, और P3 को कर लूंगा इन। P3 को फिर 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करूंगा, और फिर बोलूंगा भाई मैं इतना ही एग्जीक्यूट कर पाया, तू अगर हो गया तो टर्मिनेट हो जा, नहीं हुआ तो रेडी में चला जा। फिर P4 आएगा, P4 को ही मैं 2 ही सेकंड दूंगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर हम टाइम क्वांटम की बात कर रहे हैं, तो टाइम क्वांटम में आपने एक टाइम फिक्स करके रखा हुआ है, और सबको सबको क्या कर रहे हो, आप बराबर टाइम दे रहे हो। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं होगा तो वापस से रेडी में चला जाता है, वापस से रेडी में चला जाता है। और कब तक रेडी में रहेगा, जब तक फिर उसका टर्न ना आ जाए, फिर से P2 को मौका मिलेगा तो फिर बचे हुए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट हो जाएगा, या 2 सेकंड में नहीं हो पाया तो फिर से रेडी में चला जाएगा, फिर वापस मौका मिलेगा, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज फिर से रेडी में चला जाएगा। या अगर प्रायोरिटी वाली बात आ जाएगी कि अगर मेरे से ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस आ गया तो उसको एग्जीक्यूट करने के चक्कर में फिर से मैंने तुमको रेडी में भेज दिया, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो इस केस में ए वाली लाइन दिखेगी आपको। कब दिखेगी, या तो प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी आ जाए, या टाइम क्वांटम वाला में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, पुराने प्रोसेस को रेडी में भेज के नए प्रोसेस को इड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, हम कर क्या रहे हैं कि भाई सीपीयू तो मेरा एक ही है, लेकिन हाई प्रायोरिटी वाला आ गया, या कहना चाहिए टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग उसका टाइम खत्म हो गया, तो हम वापस से उसको रेडी में भेज देते हैं। तो एक प्रोसेस को हमने सीपीयू को दिया और उसके लिए टाइम फिक्स कर दिया, जैसे ही अब जैसे ही टाइम खत्म हुआ, दूसरे को हमने फिर से क्या किया, इन किया, और पहले वाले को रेडी में भेज दिया, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस को हैंडल कौन कर रहा है, अब ये पूरी प्रोसेस हैंडल कौन करेगा कि हाँ अब इसको प्रोसेस देना है, इसको छीनना है, अब इसको सीपीयू देना है, फिर इससे छीनना है। अगर प्रायोरिटी वाला आ गया तो पहले वाले प्रोसेस को रेडी में भेज दो और प्रायोरिटी वाले को रन में भेज दो। ये कौन हैंडल करेगा, ये जो पूरा का पूरा हैंडल करेगा मैकेनिज्म, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो यहां टर्मिनोलॉजी आती है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की, और ये टर्मिनोलॉजी कब आती है, जब आपके पास हायर प्रायोरिटी का शेड्यूल हो, हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस हो, और उसको इन करना हो रनिंग स्टेट में, और जो आपके पास पहले से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा हो उसको रेडी में भेजना हो। तो ये पूरा का पूरा कौन करेगा, ये काम कौन हैंडल करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हैंडल करेगा। तो देखो, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को इसलिए हम सीपीयू शेड्यूलर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें ये बताता है कि सीपीयू के पास गया, अब सीपीयू से रेडी में किसको भेजना है, सीपीयू से रेडी में किसको भेजना है, और रेडी से किसको इन करना है। तो इसलिए इसको सीपीयू शेड्यूलर बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हैंडल कौन कर रहा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और इसका नाम सीपीयू शेड्यूलर इसलिए पड़ा क्योंकि सीपीयू किसको मिलेगा और किससे हटेगा, ये डिसाइड सीपीयू शेड्यूलर करेगा। So its main objective is to increase system performance in accordance with the chosen set of criteria. It is a change of ready state to running state of the process. सीधी सी बात है, रनिंग में ला रहे हो। सीपीयू शेड्यूलर selects a process among the processes that are ready to execute and allocates CPU to one of them. अब ये प्रायोरिटी के बेस पे ही हो सकता है या क्वांटम के बेस पे हो सकता है। और इसको हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को डिस्पैचर भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिसीजन डिसीजन देता है विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट। अब जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो फास्टर होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के कंपैरिजन में, क्योंकि लॉन्ग टर्म का काम, तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म का काम क्या था, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म का आपका काम क्या था, सिंपल, यहां से जॉब पिक करके रेडी में लाना। लेकिन यहां क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली, मतलब अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला है तो हाई प्रायोरिटी जल्दी से इन हो जाना चाहिए, और जो प्रोसेस पहले से एग्जीक्यूट हो रहा था उसको रेडी में हम भेज दें। तो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर थोड़ा कहना चाहिए फास्ट होता है, किसके कंपैरिजन में, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में, ठीक है। तो यहां अगर समझो इस बात को, एक चीज और है यहां कि अगर सीपीयू प्रोसेस को सीपीयू अगर प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट करेगा, समझना मेरी बात, सीपीयू अगर प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट करेगा तो ये लाइन होगी ही नहीं। अगर सीपीयू एक प्रोसेस को लेने के बाद उसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करता है, पूरा का पूरा, तो ये लाइन नहीं होगी। इसका मतलब हुआ नॉन प्रेमिशन, इसी को हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव,
इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव। मतलब एक प्रोसेस इन होने के बाद अगर वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होता है तो नॉन प्रिमिटिव है। अगर एक कोई प्रोसेस है और वो अगर प्रोसेस पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है तो नॉन प्रिमिटिव है। लेकिन अगर, समझना, नॉन प्रिमिटिव का मतलब एक प्रोसेस लिया और वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा दूसरे प्रोसेस को मौका नहीं मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में आपको मैंने बताया था नॉन प्रिमिटिव का कंसेप्ट, जिसमें एक प्रोसेस को मिलने के बाद वो पूरा जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक दूसरे प्रोसेस को सीपीयू नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ सीपीयू वाला पार्ट है और ये भी आपका रैम का पार्ट है, ध्यान रखना ये भी आपका रैम का पार्ट है। ठीक है, तो अब बात हमको ये समझ में आ गई। ठीक है, अब प्रिमिटिव क्या होगा, अगर अगर एक प्रोसेस को रोक के दूसरे को हम सीपीयू दे देते हैं तो ये वाली लाइन होगी, दूसरे को हमने रेडी में भेज दिया और किसी और हाई प्रायोरिटी या टाइम क्वांटम वाले को मैंने सीपीयू दे दिया। अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। तो जब भी ये लाइन दिख जाए इसका मतलब ये प्रिमिटिव है, अगर ये लाइन ना दिखे इसका मतलब ये नॉन प्रिमिटिव है। अगर लाइन दिखे तो इसका मतलब ये मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग जिसमें टाइम के अकॉर्डिंग या प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग प्रोसेस को पहले या बाद में मेमोरी मिल सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि एक प्रोसेस पूरा का पूरा फिनिश हो, लेकिन जहां जरूरी है कि प्रोसेस एक पूरा फिनिश हो तभी दूसरे को मिले, अनलेस और अनटिल कोई इंटरप्ट ना हो जाए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में किसी को भी मिल सकता है बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी और टाइम क्वांटम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बोलिए बच्चे, क्लियर है या नहीं है? बोलो बच्चे। यस सर। यस गुड, सर। ठीक है। तो अब अगर फिर भी बात वही हुई कि यहां पास रनिंग स्टेट में आने के बाद अगर वो एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद, जो हाई प्रायोरिटी वाला था तो टर्मिनेट हो जाएगा, टाइम क्वांटम वाला हो गया, जब हो जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो हुई कि मतलब उसके बाद अगर एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे केस की बात करते हैं। अब अगर सपोज दैट एक प्रोसेस है P4, अब P1 P2 P3 आपके टर्मिनेट हो गए, सपोज दैट। अब एक P4 प्रोसेस आया, P4 प्रोसेस को सीपीयू मिला। ठीक है, ये आपका सीधी सी बात है रैम का पार्ट है, ये तो आपको पता ही है, ये आपका रैम का पार्ट है। ठीक है, तो अब इसको सीपीयू मिल गया, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये दिक्कत कि जब उसको सीपीयू मिला तो P4 बोला मुझे इनपुट आउटपुट भी चाहिए, मुझे रिसोर्स में इनपुट आउटपुट डिवाइस भी चाहिए। मतलब ठीक है आपने मुझे सीपीयू दे दिया लेकिन मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए। मतलब P4 प्रोसेस बोलता है कि भाई ठीक है आपने सीपीयू दे दिया लेकिन मेरे एग्जीक्यूशन केवल सीपीयू से कंप्लीट नहीं होगा, मुझे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट भी मैंने की है। तो सीपीयू क्या बोलेगा, अब तू क्या कर, सीपीयू बोलेगा तू चले जा वेट स्टेट में या ब्लॉक स्टेट में चले जा। ठीक है, वेट स्टेट या ब्लॉक स्टेट में चले जा, ये भी आपका रैम का पार्ट है, ध्यान रखना, ये भी आपका किसका पार्ट है, रैम का ही पार्ट है। तो जैसे ही आपने बोला कि भाई मेरा सीपीयू से केवल काम नहीं चलेगा, आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड रिगार्डिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइस भी चाहिए, मतलब मेरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस भी चाहिए। तो सीपीयू बोलेगा कि अब तू क्या कर, वेट में चले जा, थोड़ा वेट कर ले, ब्लॉक में चले जा। वेट या ब्लॉक स्टेट दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो सीपीयू बोलेगा आप एक काम करो, वेट कर लो या ब्लॉक स्टेट में चले जाइए। ठीक है, आप वेट करिए। ठीक है, किस चीज का वेट करिए, जिससे कि आपको इनपुट आउटपुट मिल जाए। क्यों, क्योंकि सीपीयू बोलेगा मैं तो क्या करता हूं, माइक्रो सेकेंड में काम करता हूं, सीपीयू फास्ट होता है, माइक्रो सेकेंड में काम करता है। क्यों, क्योंकि ये रैम के अंदर से एग्जीक्यूशन कर रहा है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी मतलब जैसे इनपुट आउटपुट उसने रिक्वेस्ट किया है ना, तो सीपीयू बोलेगा मैं इनपुट आउटपुट से इंटरेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इनपुट आउटपुट या हार्डवेयर की बात करें वो सेकेंडरी मेमोरी है और वो हैवी होते हैं, वो स्लो चलते हैं, वो स्लो चलते हैं। तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा, वेट स्टेट में जाना पड़ेगा, आप वेट कर लीजिए, क्योंकि मैं फास्ट हूं और सेकेंडरी डिवाइसेस आपके स्लो हैं, मैं उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो स्लो है। ठीक है, तो बोलेगा आप क्या करो, वेट कर लो। ठीक है, तो वेट स्टेट या ब्लॉक स्टेट में चल जाएगा। और वेट स्टेट और ब्लॉक स्टेट में कब तक रहेगा, जब तक कि उसको इनपुट आउटपुट नहीं मिल जाता। जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीट हुआ, देखो ये वाली प्रोसेस, जैसे ही इनपुट आउटपुट उसको मिल गया, वापस से डायरेक्टली रन पे नहीं चला जाएगा, वापस से रेडी में चला जाएगा।
कि मैं रेडी टू रन हूं, इसके बाद इसको इनपुट आउटपुट मिल गया, उसके बाद P4 को जब मौका मिलेगा वो एग्जीक्यूट होगा और वापस से कंप्लीट होने के बाद टर्मिनेट होके चला जाएगा। तो वेट ब्लॉक भी एक रैम का ही पार्ट है, जहां वो क्या करता है, वेट करता है। कब तक वेट करता है? जब तक कि उसको इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो बोलिए बच्चे, क्लियर है या नहीं है? ये प्रोसेस समझ में आई या नहीं आई? मतलब यहां समझना इस चीज को, मतलब जैसे ही उसको इनपुट आउटपुट मिला, इनपुट आउटपुट के बाद वो वापस से रेडी में चला गया, वापस से रेडी में जाएगा, और रेडी में जाने के बाद अपने चांस का फिर वेट करेगा। यहां क्या करेगा आपका? अपने चांस का वेट करेगा। यहां से फिर से शेड्यूलर आएगा। कौन सा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जो एसटीएस होगा। वो क्या करेगा? जॉब को यहां जब उसका टाइम मिलेगा, या जब उसको वो क्या कहते हैं, रनिंग स्टेट में लाएगा, एग्जीक्यूट अगर प्रॉपरली हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा, उससे मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो बोलिए बेटे। यस सर। गुड। अगले स्टेप की हम बात करते हैं। अब क्या हुआ? अगला सिचुएशन समझो। अब हुआ क्या? अब सपोज करो हमारे टोटल 20 प्रोसेस थे, ठीक है, इनिशियली 20 प्रोसेस हार्ड डिस्क में। अगर हार्ड डिस्क में थे मतलब न्यू स्टेट में थे, सीधी सी बात है, ठीक है। 20 प्रोसेस थे। अब ये रेडी में आ गए, कुछ रेडी में आ गए, मान लो से इसमें से 10 रेडी में आ गए, ठीक है। जितनी मेमोरी थी उसके हिसाब से 10 को रेडी में भेज दिया गया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने, एलटीएस ने, क्योंकि यहां तो एलटीएस का रोल है। यहां से एलटीएस ने क्या किया? 10 प्रोसेस को क्या बोला कि रेडी में आ जाओ। 10 के 10 में धीरे धीरे करके पहला पहला आया, मान लो P1 आया, वो रनिंग में गया। उसको उसको चाहिए था इनपुट आउटपुट। वो कहां चला जाएगा? इनपुट आउटपुट चाहिए तो कहां जाएगा बताओ? वेट में जाएगा, वेट स्टेट में चला गया, ठीक है। फिर P2 आया, उसको भी इनपुट आउटपुट चाहिए, वो भी वेट में चला गया। फिर P3 आया, वो भी वेट में चला गया। ऐसे करते करते पूरे के पूरे P10 आए, और वो सारे के सारे वेट में चले गए। या मान लो P12 तक आए, जितने भी आए। तो देखो हुआ क्या, ये भी आपका रैम का पार्ट है ना, ये भी आपका रैम का पार्ट है, ये भी आपका रैम का पार्ट है। अगर ये रैम का पार्ट है तो इसकी भी कोई लिमिटेड मेमोरी होगी ना। अब पूरे के पूरे पूरे प्रोसेस सबको मान लो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट चाहिए, तो ऐसा हो सकता है, ऐसी कंडीशन आ सकती है कि किसी कंडीशन में आपका ए वाला जो ब्लॉक हो वो फुल हो जाए। किसी कंडीशन में ये वाला जो वेट क्यू है, इसको भी आप क्यू बोल सकते हो, ये जो वेट क्यू है, या कहना चाहिए ब्लॉक क्यू है, वो फुल हो जाए। तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे एक काम कर भाई, ये तो रैम का पार्ट था, रैम मेरे पास लिमिटेड है, तो अब मेरे पास वेट क्यू में जगह नहीं बचा, सबको इनपुट आउटपुट चाहिए, सब वेट करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा? उस प्रोसेस को कर दूंगा सस्पेंड। और सस्पेंड जैसे ही करूंगा, सस्पेंड जो होता है वो आपका ध्यान रखना, जो सस्पेंड है वो आपका हार्ड डिस्क का पार्ट है। मैं मतलब उसको हार्ड डिस्क में भेज दूंगा। क्यों भेज दे रहा हूं हार्ड डिस्क में? बड़ा ही सिंपल सा फिनोमिना है, क्योंकि क्या हुआ, जो वेट क्यू है, वेट क्यू की मेमोरी हमारी कम है, लिमिटेड है, रैम की मेमोरी है। तो क्या बोलेगा? बोलेगा भाई मेरे पास तो मेमोरी फुल हो गई, मैं नहीं जानता अब आपको, मेरी मेमोरी फुल है। अब मैं क्या करूंगा? आपको कर दूंगा सस्पेंड। सस्पेंड करके मैं कहां भेज दूंगा? यहां, ठीक है। और ये जगह कौन सी है? हार्ड डिस्क का पार्ट है। तो सस्पेंड स्टेट या सस्पेंड वेट स्टेट, इसको हम बोलते हैं सस्पेंड वेट स्टेट, सस्पेंड वेट स्टेट, या हम बोल सकते हैं सस्पेंड ब्लॉक स्टेट। दोनों ही चीजें बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सस्पेंड स्टेट या सस्पेंड ब्लॉक स्टेट दोनों एक ही चीज है। जहां कब हम करते हैं? जब वेट वाला जो हमारा ब्लॉक है, रैम का जो पार्ट है, वेट का जो क्यू है, वो फुल हो जाए। उस केस में हम बोलते हैं भाई मेरे पास अब जगह नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? तुझे सस्पेंड कर दूंगा। सस्पेंड कर दूंगा मतलब हार्ड डिस्क में भेज दूंगा। तो ये वाला सस्पेंड स्टेट हार्ड डिस्क का पार्ट है। बोले अब तू तब तक रुका रहेगा, तू तब तक सस्पेंडेड रहेगा जब तक मेरा वेट क्यू क्लियर ना हो जाए। अब वेट क्यू जैसे ही क्लियर होगा, ये रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। रिज्यूम होके वेट का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट मिला। अब देखो वेट क्यू क्लियर हुआ तो क्या हुआ? रिज्यूम होके कहां गया? यहां। रिज्यूम मतलब इसको मिल गई, वेट में जगह मिल गई। वापस से जैसे ही इनपुट आउटपुट प्रोसेस होगा, फिर से ये रेडी में चला जाएगा। और जब यहां से जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होगा इसको रनिंग स्टेट में भेजेगा, तो एग्जीक्यूट होके वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, अगर होता है तो। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए बच्चे, यहां क्लियर है या नहीं है? बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक? सारी चीजें क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। तो यहां देखो, ये जो स्वैपिंग हो रही है, ये जो स्वैपिंग हो रही है, रैम से हार्ड डिस्क में हो रही है, या आप ऐसा कह सकते हो प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में हो रही है, ठीक है। तो यहां देखो ये क्या हुआ, यहां पर स्वैपिंग हो रही है, ठीक है, रैम से सेकेंडरी मेमोरी में, रैम से सेकेंडरी मेमोरी में।
ठीक है, तो अब समझना यह क्या होगा। तो यहां इसको हम बोलते हैं, ये आपका स्वैप आउट हुआ, आउट कर दिया मैंने, सस्पेंड कर दिया, ये प्रोसेस हुई स्वैप आउट की, और ये हुई स्वैप इन की। तो यहां स्वैपिंग हो रही है। अब मैंने आपको एक शेड्यूलर बताया था कि एक शेड्यूलर होता है जो स्वैपिंग करने का काम करता है, याद करो, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर इज पार्ट ऑफ स्वैपिंग। इट रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी और रैम, इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। द मीडियम टर्म शेड्यूलर इज इन चार्ज ऑफ हैंडलिंग द स्वैप्ड इन स्वैप्ड आउट प्रोसेस। तो इसका मतलब जब भी स्वैप्ड इन हो या स्वैप्ड आउट हो, स्वैप्ड आउट आपको मैंने बताया जब सस्पेंड कर दिया, इन करोगे फिर से उस क्यू में इन कर लोगे तो आपका स्वैप्ड आउट हो जाएगा। तो यहां पास आपका आता है एमएसटी का रोल, दैट इज स्वैपिंग, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो यहां रोल किसका आ जाएगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर की बात आ जाएगी। लास्ट जो इसका ब्लॉक है उसको अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा है, समझते हैं। लास्ट बात अगर हम करें, ठीक है, अब क्या हुआ, हम क्या करते जा रहे हैं, नए नए प्रोसेस भरते जा रहे हैं, ठीक है, और नए नए प्रोसेस भरने के बाद रेडी क्यू में लाते जा रहे हैं, ठीक है, रेडी क्यू में लाते जा रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि रेडी क्यू फुल हो जाए, रेडी क्यू ही फुल हो जाए, मान लो रेडी क्यू ही फुल हो गया, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, सस्पेंड वेट आपका सेकेंडरी मेमोरी है बेटा, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ कि मैंने नए नए प्रोसेस को लाया, और नए नए प्रोसेस को लाने के बाद मैं रेडी क्यू में भरता गया। अब ऐसा हो सकता है कि रेडी क्यू आपका कंप्लीटली फुल हो जाए, ठीक है, और अब अगर आपका रेडी क्यू फुल हो गया तो आप नए प्रोसेस को नहीं ला पाओगे। इस बीच में एक प्रायोरिटी प्रोसेस आया, केपी, फिर से केपी आ गया, जिसकी प्रायोरिटी हाई है, कर्नल प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी हाई है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे रेडी में से कुछ को शिफ्ट करना पड़ेगा, तब तो रनिंग में जाएगा, क्योंकि मुझे केपी को एग्जीक्यूट करना ही करना है, ठीक है। तो आपके पास एक और स्टेटस बनती है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड, या देखो यहां अपने लिखा हुआ है, इसको ऊपर बताने की जरूरत ही नहीं है, सस्पेंडेड रेडी। समझो मेरी बात को, मैं न्यू में से प्रोसेस लाता गया लाता गया लाता गया, रेडी हो गया फुल। अब रेडी बोलेगा मैं कोई और प्रोसेस नहीं ले पाऊंगा, एकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे खाली होने दो भाई। लेकिन उस बीच में एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आया, बोला नहीं मुझे तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा तुझे, मुझे तो एग्जीक्यूट कर, मुझे तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। तो जब बोला कि मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो क्या करेगा ये क्या करेगा, इनमें से कुछ पहले वाले प्रोसेस को खाली करेगा। खाली कहां करेगा, यहां सस्पेंडेड रेडी में, ठीक है, सस्पेंड कर देगा और उनको सस्पेंडेड रेडी में ला देगा, और यहां से जो हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस था केपी, उसको ले जाके एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जब यहां खाली होगा तो इस सस्पेंडेड रेडी में से इसको रिज्यूम कर देगा, ठीक है। ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है या हार्ड डिस्क का पार्ट होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ इस प्रोसेस में कि जब रेडी फुल होता है तो वो सस्पेंडेड रेडी में भेज देता है, जो कि आपका सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क का पार्ट होता है, जहां आपको साइज की कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आपका रैम का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सस्पेंडेड रेडी हो गया। यहां भी काम किसका आ रहा है अगर आप देखो तो मीडियम टर्म शेड्यूलर का है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, यहां से स्वैप आउट किया और यहां से स्वैप इन करेगा जब उसको रिज्यूम करेगा, ठीक है। एक केस ऐसा भी हो सकता है, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि सस्पेंडेड वेट में, समझना मेरी बात को, सस्पेंडेड वेट में जो पड़े हुए हैं वो बार बार ट्राई कर रहे हैं कि मैं वेटिंग में चला जाऊं, क्योंकि यहाँ वेटिंग से सस्पेंड किए गए हैं। जब वेटिंग वाला बफर फुल हो गया या वेटिंग क्यू जब फुल हो गया, ठीक है, तब वो सस्पेंड कर दिए गए। जब उनको सस्पेंड कर दिया गया तो बट ऑब्वियस है वो सस्पेंड वेट में आ गए। लेकिन क्या हुआ, वो बार बार ट्राई कर रहा है, लेकिन वेट जो है, वेट क्यू जो है वो खाली ही नहीं हो रहा है, जो वेट क्यू है वो खाली नहीं हो रहा है, खाली नहीं हो रहा है, खाली नहीं हो रहा है। तो क्या करेगा, सस्पेंडेड वेट से उसको भेज देगा सस्पेंडेड रेडी में। अगर बार बार ट्राई करने के बाद भी अगर वेट क्यू खाली नहीं हो रहा है तो उसको कहां भेज देगा, सस्पेंडेड रेडी में भेज देगा, सस्पेंडेड रेडी में भेज देगा, ठीक है। और फिर सस्पेंडेड रेडी से जब उसको मौका मिलेगा तो रेडी में वो रिज्यूम हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बैकिंग स्टोर। बैकिंग स्टोर ये तब होता है ऐसा जब आपका वेट वाला बफर खाली नहीं होता बहुत समय तक, तो सस्पेंडेड वेट उसको सस्पेंडेड रेडी में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। सस्पेंडेड रेडी में ट्रांसफर कर दिया, और जहां जहां स्वैपिंग की बात आएगी वहां एमटीएस होगा, और कहना चाहिए मीडियम टर्म शेड्यूलर, और जहां जहां जॉब की अगर हम बात करेंगे वहां लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात होगी, जहां सीपीयू की बात करेंगे तो वहां शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की बात होती है। जैसे अगर तुमको देखना है कि प्रोसेस क्या क्या चल रहे हैं तो विंडोज में जाओ,
विंडोज में आप जाके जाके देख सकते हो कि विंडोज में आपके पास टास्क मैनेजर है। टास्क मैनेजर में आप जाके देख सकते हो प्रोसेस, और प्रोसेस में आपको सारी की सारी लिस्ट मिल जाएगी। वैसे ही सेम यूनिक्स में आपके पास कमांड होता है पीएस नाम का, ठीक है, प्रोसेस स्टेट। उससे आप कहना चाहिए पूरी की पूरी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो बोलिए बच्चे, क्लियर है या नहीं है?